बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास की आगाज़ अपना करते हैं और आज हम लोग एक फाइवर पढ़ने के बाद दोबारा एक ऐसे स्किल वाले टॉपिक पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को कुछ स्किल सीखनी है और उससे रिलेटेड हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने आज आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर करनी है जो कि बड़ी आपके लिए है इंस्पिरेशन। लेकिन उससे पहले ये कि अपनी अटेंडेंस लाजमी मार्क कर ले क्योंकि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस को अपनी मार्क करें और कोई सवाल है आपका जब तक कल से रिलेटेड जो हमने फाइवर के ऊपर कैटेगरीज पढ़ी हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई ऑर्डर आया हो तो वो बताए। मेरे पास कल एक ऑर्डर आया है, उसके अलावा किसी का ऑर्डर आया हो तो वो बताए। कोई सवाल है आपका जब तक कल से रिलेटेड जो हमने फाइवर के ऊपर कैटेगरीज पढ़ी हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई ऑर्डर आया हो तो वो बताए। मेरे पास कल एक ऑर्डर आया है, उसके अलावा किसी का ऑर्डर आया हो तो किसी का कोई ऑर्डर जब तक आप अपने दोस्तों को टैग करें कि वो भी क्लास में ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग क्लास को प्रॉपरली शुरू कर सकें। हम लोगों के पास किसी का कोई ऑर्डर्स आया है तो वो बताएं। वालेकुम सलाम आप सबको। अपनी अटेंडेंस फॉर्म भी फिल करते जाएं। हाँ, उर्दू के टॉपिक पे आपका सवाल क्या था? उर्दू पे आपका सवाल क्या था? ऑटो रिलोडर का नुकसान होता है या वो यूज़ कर सकते हैं? ऑन वन ऑटो रिलोडर आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ना करें। उसको 5 मिनट 10 उसको आप कम से कम 20-25 मिनट बाद ऑटो रिलोड पे लगाए और हर रोज़ जो है ना उसको चेंज कर दिया करें उसके टाइम को, बल्कि हर आधे दिन बाद कुछ 6-7 घंटे बाद जो है ना उसको चेंज कर दिया करें। उर्दू के टॉपिक पे आपका सवाल क्या था? मोहम्मद आरिफ गिग क्यों नहीं बना पाए? उर्दू पे आपका सवाल क्या था? उर्दू पर गिग्स बन सकती हैं। देखिए, उर्दू पर गिग्स आप इसको इस तरह से सोचो, इस तरह से आप इसको सोचो कि ये एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोगों ने जो है वो काम करना और करवाना है। अच्छा, जब वो काम यहाँ पे कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में उन्होंने अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी वेबसाइट्स, अपनी इन चीज़ों के लिए काम करवाना है। तो अगर वहाँ पे उर्दू के लोग हुए, उर्दू वाले लोग इतने हुए तो फिर आपका उधर काम मिलेगा। तो लेट्स सी कि ऑन फाइवर हमारे पास कितने लोग होते हैं उर्दू के। ठीक है, और मैं इधर लिख देता हूँ, सिर्फ इधर लिखता हूँ मैं उर्दू। आपने कुछ भी चीज़ें करने से पहले ये सोचना है कि क्या यहाँ पे ये काम मौजूद होगा, क्योंकि ये जो है ये एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपके पास कुछ काम है, कैलीग्राफी हो रही है उर्दू के अंदर, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है उर्दू के अंदर। ठीक है, उर्दू से अंग्रेजी और अंग्रेजी से उर्दू का तर्जुमा हो रहा है। ये काम आप कर सकते हैं जो इधर हो रहे हैं। आई विल ट्रांसलेट 350 वर्ड्स बिटवीन दारी, पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश। ये इन जबानों में करेगा। अरेबिक टू इंग्लिश हो रहा है। ठीक है, आई विल बी योर इंडियन वॉइस ओवर एक्सपर्ट, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। तो ये काम हो रहे हैं, ये काम आप कर सकते हैं। 215 ऑर्डर हैं इसके। अजहर इकबाल। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको चेक कर लें।
फाइवर के ऊपर अगर आपको इस तरह के गिग्स किए जा सकते हैं, आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, तो आप फिर उसको आगे भी लेके चल सकती हैं। घर में रहना कोरोना वायरस से बचने का बेहतरीन हल है, लेकिन आप मंदरजा झैल बातों को भी जहन में रखें। खानदान वालों से मेल जोल से इज्तिनाब करें। इस बात को यकीनी ब्रश भी बनाएं करना कि चाहिए आपके कमरे कोरोना में के बचाव हवा में। का गुजर बंद दरवाजों के साथ सही तरीके से हो रहा हो। बंद अपने दरवाजे घर के में साथ ही इस्तेमाल हवा होने का वाले गुजर होना फर्नीचर चाहिए। को अच्छे से साफ करें। अगर हम्म। आपने कोई सामान कहीं से मंगवाया है तो उसे मौसूल करते वक्त सामान पहुंचाने वाले शख्स से यह कहें कि वो सामान बाहर ही छोड़ जाएं। तो कोई और ले जाएगा। खैर, बंदे की आवाज अच्छी थी, बंदे की आवाज अच्छी है, वॉइस ओवर करके दे रहा है उर्दू में, ठीक है, तो उस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं इसको। अब इसको सुन लेते हैं। I have honestly never found a place that was so welcoming to a total stranger. A place that celebrates every culture. And seriously, if I was living here, I too would be dancing and celebrating every moment. I'm going back with so much confidence in me. ये तो अंग्रेजी में कर रही हैं बाजी, हमें उर्दू या हिंदी में दिखाएं। Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. ये The इंग्लिश में कर poet रही is हैं, hypnotized by the sweeping इंग्लिश में कर रही हैं, लेकिन वॉइस ओवर अच्छा कर रही हैं। चलें, आज जो हम लोगों ने देखना है उसमें अभी 1 मिनट है शुरू होने में। आपका कोई सवाल है आप पूछ लो, जब तक बाकियों को कहो कि वो ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को टैग करें। सर प्रोफाइल चेक करके कर दें। डॉक्टर मुनीब की प्रोफाइल चेक कर लें। डॉक्टर साहब, आपकी कोई टैग लाइन नहीं है, आपने कोई टैग लाइन नहीं दी। आपके नाम के नीचे सीधा रिपोर्ट लिखा आता है, कर दें फिर हम। नाम के सीधे नीचे बिल्कुल रिपोर्ट लिखा आता है, इधर कोई टैग लाइन दें। ये देखें ना, यहाँ पे आप अगर लिख रहे हैं इसमें, तो इसकी फॉर्मेशन देखें, कॉमा के बाद स्पेस लाजमी होता है, तो इधर कॉमा के बाद स्पेस लाजमी दें। और आपने इधर सारे ही कॉमा डाल दिए, कोई सेंटेंस खत्म ही नहीं किया है, सब जगह कॉमा किया हुआ है। उसको बेहतर करो। फेसबुक अकाउंट लिंक दैट डाटा एंट्री, ठीक है। गिग का थंबनेल अच्छा है। थंबनेल अच्छा, लेकिन थंबनेल का साइज पूरा यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, थोड़ा हाईलाइट हाईलाइट करो, बोल्ड शोल्ड करो, थोड़ी सी 1-2 पैराग्राफ और डालो। इतनी लंबी लंबी लिस्ट लाने का फायदा नहीं है। टैग्स टैग्स ओके हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव करें आप, और मजीद गिग्स बनाएं, एक गिग से काम नहीं चलेगा। सादिया मुबशिर की भी एक दफ़ा प्रोफाइल चेक कर लें। fiverr.com/सादिया मुबशिर। क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। BBA ऑनर्स फाइनेंस, MBA सर्टिफाइड जनरल बैंकर है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज कंटेंट प्रोफाइलर, सोशल मीडिया मार्केटर, प्रोफाउंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग ट्यूटर, assignments related for title. The uniqueness is my passion for plagiarism, free writing and provide proofreading. ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा बेहतर हो सकता है थंबनेल, कंटेंट वगैरह तो सारी चीज़ें ठीक हैं इसमें, लेकिन जो है ना वो आपका एक तो साइज बड़ा करें, दूसरी प्रेजेंटेशन अच्छी करें। ये प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, फॉन्ट अच्छा नहीं है, इमेज नहीं इतनी खास पूरी ओवरऑल, तो उसको करें बड़ा। आप अपनी इमेज को थोड़ा सा साइज में बड़ा कर सकती हैं ताकि वो वाजिया रहे, और तो थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन लेके आएँ।
इसके अलावा 500 वर्ड्स बहुत कम है शुरू में। आप जब ऑर्डर्स आपको अच्छे मिल जाएं, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो फिर आप 500 वर्ड से ऊपर मतलब 500 वर्ड्स पे ला सकती हैं। अभी आपको कम से कम 1000-1200 वर्ड्स देने हैं $5 में, तो 500 वर्ड्स बड़े कम है। एक स्टूडेंट ने अभी 1000 वर्ड्स का लगाया हुआ, उनको कल ऑर्डर भी आ गया। तो आप भी 1000 वर्ड वाला बनाएं, और 500 वर्ड वाला भी चाहे रहने दें, लेकिन 1000 वर्ड वाला बनाएंगे, क्योंकि 500 शुरू में जो है ना वो महंगा है, और लोग शुरू में आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। लास्ट प्रोफाइल मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से, वो है अक्सा असलम की, अक्सा शहरोज के नाम से, अक्सा शहरोज। इसमें मैं क्या प्रोफाइल चेक करूँ? आपका तो गिग ही नहीं है कोई। इसमें मैं क्या अब आपकी प्रोफाइल चेक करूँ? आई विल गेट यू योर ड्रीम जॉब थ्रू एक्सपर्ट CV एंड रिज्यूमे। ठीक है, लेकिन इधर आपने कोई गिग ही नहीं बनाया। जब तक कोई गिग नहीं बनाएंगी, प्रोफाइल चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलें, आज जो है वो हमारा टॉपिक है, वो है मेन बड़ा ज़रूरी है कंटेंट राइटिंग के। सवाल ये है कि हाउ टू राइट आर्टिकल्स एंड कंटेंट। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये होता है हम लोगों को, कि हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जब ये चीज़ें लिखेंगे कंटेंट वगैरह, तो हमें उसके लिए अपना यूनिक आइडिया लेके आना पड़ेगा। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर कॉलम लिखते हैं, तो आपके अपने ख्यालात उसमें जा रहे होते हैं, तो आपके पास अगर ख्यालात अच्छे नहीं है तो आप कॉलम अच्छा नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। कम से कम ब्लॉगिंग के लिए जब आप कंटेंट लिख के देते हैं तो ऐसा नहीं है। आपको कोई अपनी ओरिजिनल रिसर्च नहीं करनी होती। यू डोंट हैव टू डू योर ऑन ओरिजिनल रिसर्च। यू कैन सर्वे द अवेलेबल आर्टिकल्स एंड पिक द बेस्ट फ्रॉम देम। ये तरीका होता है कि आप आर्टिकल्स को सर्वे करते हैं एंड देन यू पिक द बेस्ट फ्रॉम देम। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने ये होना होता है कि यू हैव टू राइट इन एन इंगेजिंग मैनर विद सिंपल इंग्लिश। इसमें ये भी आपको टेंशन नहीं है कि आपके लिए आपके पास आपको मजबूरी है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको हाई वोकेबलरी यूज़ करनी है। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश में भी, प्लेन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आराम से। तो इसमें इस चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती तो आपका मसला हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, इफ़ योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, देन यू कैन easily write an article। ठीक है, तो हम करते क्या हैं? what we do is we survey the web around a specific topic or a keyword। ठीक है, then we collect the best of them, then we rewrite those ideas in our own words। मसला यहाँ पे आप लोग करते हो, आप लोग इधर कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो। कॉपी पेस्ट से मुराद ये कि आप लोगों ने 10-15 आर्टिकल पढ़े, कि आपने 2-3 आर्टिकल्स पढ़े, उनमें से अच्छा आपको जो लगा, आपने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो नाउ मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट अ सैंपल आर्टिकल शॉर्ट इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपको पता चल जाए काम कैसे करते हैं।
लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं, और वो टिप्स जो हैं वो मैं अगर आपको पढ़ा सकूं, ये टिप्स हैं ये कि आपका जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज द फर्स्ट वन। इंटरनेट के ऊपर आपको पता है कि सबका अटेंशन स्पैन जो है वो कम है, इवन आप लोगों का भी, हम लोगों का भी, सब लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो कम है। तो जो पहला सेंटेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इधर आपके लिए ये कर रहा हूं, पहले सेंटेंस को नहीं बल्कि पहले पैराग्राफ को। आपका जो पहला पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि हम लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज नहीं करने। मतलब आपका कोई भी, मतलब इधर मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। फिर यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। आपका कोई पैराग्राफ जो है ना, नो सिंगल पैराग्राफ should be longer than 4 लाइन्स। 4-5 लाइन से ज्यादा जो है लंबा पैराग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। वो कुछ केसेस होंगे जहां पे आपका जरूरत पड़ेगी उससे लंबा लिखना, लेकिन उसके अलावा आपका लंबा, उससे इससे ज्यादा लंबा करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा यह है कि यूज दी हेमिंगवे टूल। जैसे आप लोगों को सवाल आ रहे हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, जुमले ठीक करने के लिए कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर है, तो ये टूल बड़ा जबरदस्त है, हेमिंगवे टूल। इसके अलावा एक टूल है ग्रामरली, GRAMMARLY, ठीक है। यूज ग्रामरली और हेमिंगवे टूल टू करेक्ट योर राइटिंग ऑफ बेसिक मिस्टेक्स। ये सॉफ्टवेयर आपकी बेसिक मिस्टेक्स, जैसे कि कहीं पे दी आना था, कहीं पे आ आना था, कहीं पे कॉमा आना था, कहीं पे नहीं आना था, वगैरह वगैरह सही कर देंगे। इसके अलावा क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रिप एवरी सेंटेंस टू इट्स कोर। मतलब अगर कोई जुमला है जो कि सेंस नहीं बना रहा है, या वो उसमें ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वहां पे जरूरत नहीं है, उनके बगैर भी काम हो जाएगा, तो आप उस जुमले को निकाल दो। स्ट्रिप एवरी सेंटेंस टू इट्स कोर, जो उसका कोर है आप उसको रखो। Every word that serves no function, every adverb that carries the same meaning as its adjacent verb, get rid of them. They are noise. ठीक है, तो वो एम ही आपके आर्टिकल को क्लटर करते हैं, उसमें आपको वो यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब आप बोलते हो, when you speak, you use certain words and mannerisms that define your personality and tone of voice. Keep them in your writing. क्योंकि कई दफा ये होता है, हम लोग यहाँ पे ना बहुत रोबोटिक से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि डोंट बी रोबोटिक, ठीक है, डोंट बी रोबोटिक। यूज इंगेजिंग सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स एंड टोन ऑफ वॉइस। मिसाल के तौर पर आप उससे बात करो कि आप ऐसा सोच रहे होगे, आप ऐसा करते होगे, या आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताएं, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें इंगेजिंग यूज करें। इसके अलावा राइट व्हाट यू वांट टू से, देन राइट इट शॉर्टर, ठीक है। मतलब मैं ये कहूंगा, री रीड एंड प्रूफ रीड योर आर्टिकल बाय योर own self. An additional 30 to 60 minutes on your article can make it extraordinary from an ordinary article. ठीक है, सिर्फ अगर आपने अपना आर्टिकल बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो आप अपने आर्टिकल पे 30 से 60 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, आपका आर्टिकल बाकियों से बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका आर्टिकल बाकियों से बहुत अच्छा हो जाएगा।
एंड लास्टली ask yourself who you are writing for. Write for yourself or a friend. Don't imagine you're writing for an audience, otherwise you'll be timid. Fearful writing is not fun. मतलब आपको वो ये कह रहा है कि don't write in fear. Write as if you are a good writer. ठीक है? That you are writing for a friend. अच्छा, ये जहन में आपने रखना है, इसको आपने प्रैक्टिकल नहीं कर लेना कि ओ या उसमें फिर आप ऐसी मिसालें भी यूज करो, उसमें आप ऐसी बातें भी करो और उसमें आप ऐसे जुमलों को भी शॉर्ट करो कि आप वाकईतन दोस्त के लिए लिख रहे हो। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने ऐसा नहीं करना है। आप अपने उसके लिए लिखो, डोंट राइट इन फियर। जहन में रखो जैसे आप अपने दोस्तों के लिए लिख रहे हो, यानी वो आपको जज नहीं करेंगे, वो भी आप जैसे ही हैं, वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, वो भी कोई बहुत बड़े मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, वो भी आप जैसे बंदे हैं, वो भी इसी तरह पढ़ते हैं, इसी तरह लिखते हैं, तो आप उन्हीं के लिए लिख रहे हो। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अब ये करना कैसे है, मैं इसको करता हूँ। आप मुझे ये बताएं, कोई मुझे टॉपिक दें जो आपको लगता है जिसके ऊपर लिखा जाए। कोई मुझे टॉपिक दें ताकि मैं फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लिख के, हमारे पास कुछ 10-15 मिनट में मैं आपको उसमें दिखाऊं कि कैसे हम लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। साइकोलॉजिकल इलनेस, स्पिरिचुअल हीलिंग, हाउ टू स्पेंड डे ड्यूरिंग लॉकडाउन। चलो, क्योंकि ये थोड़ा रेलिवेंट है आजकल सबके साथ ही, तो हम लोग लिखते हैं हाउ टू स्पेंड योर डे ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। हाउ टू स्पेंड योर डे ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू करूंगा। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, ठीक है, सर्वे आर्टिकल्स ऑन दिस टॉपिक। इसको आप क्या करोगे, सर्च इट ऑन गूगल और फिर देखो क्या क्या आपके सामने नजर आता है। तो अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया। तो हाउ टू स्पेंड योर डे ड्यूरिंग लॉकडाउन को मैं गूगल पे सर्च करता हूं, और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो मेरे सामने मुख्तलिफ आर्टिकल्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे कहते हैं ये 21 प्रोडक्टिव थिंग्स है जो आप देख सकते हो, ये 50 कह रहे हैं, ये 9 कह रहे हैं, ये 5 कह रहे हैं, ये 10 कह रहे हैं, ये सिंपल वेज कह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से मुख्तलिफ को, इसको मैं खोल के पढ़ता हूँ। इसको भी मैं देखता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं देखता हूँ। अब देखो, इसने क्या किया है कि इसने आपको फौरन ही इंगेज किया है, आपसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप चीज़ें करने के हवाले से ख़त्म हो गए हैं, हम आपके लिए 50 चीज़ें लेके आए हैं जो कि फ्री भी हैं, आसान भी हैं करने के लिए। इसके अलावा उसने, ये देखो इंट्रोडक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स, और वो भी कितने छोटे, 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, कोई भी 4 लाइन से लंबा नहीं। तो कहता है श्योर लॉकडाउन, आप नेटफ्लिक्स भी ख़त्म कर चुके हो और न्यूज़ देखते के भी थक चुके हो, तो अब ये चीज़ें आपको करने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे ये बताना शुरू कर रहा है, ठीक है। ये इसके आर्टिकल की जिस्ट है, हर चीज़ उसने यहाँ पे नीचे बताई हुई है। हम दूसरे आर्टिकल को देखते हैं, उसने कैसा लिखा है।
अब ये देखो, इसने यहाँ पे एक ये अच्छी चीज की है कि उसने इंट्रोडक्शन में ही जो है वो एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आप ये काम कर सकते हो, मतलब लर्निंग अ लैंग्वेज, वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग, सीवी अपडेट करना, कोई नॉवल लिखना, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। तो वो पहली चीज ही शुरू करती है लर्न अ लैंग्वेज। उसी तरह एक हेडिंग दी है, उसके नीचे एक इमेज है, उसके नीचे उसके बारे में उसने बता दिया। ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब, इमेज है, उसके बारे में उसके नीचे बता दिया। और इसका स्ट्रक्चर आर्टिकल का यही है। तो दोनों में स्ट्रक्चर हमारे पास सेम आया, ये हम लोगों ने जहन में देख लिया, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, हाउ टू स्पेंड योर टाइम। इसने दिया है, अच्छा इसने कोई इमेजेस वगैरह यूज नहीं किए हैं। इसने क्या किया है, इसके लंबे लंबे पैराग्राफ हैं, कोई खास अच्छे नहीं है। इसने कह दिया कि आपके साथ ये मसला हो सकता है, तो आप ये काम करो, ठीक है। न्यूज़ कंजम्पशन कम करो, डेली वर्कआउट करो, वॉच दिस बॉक्स ऑफ यू बीन वेटिंग टू वॉच फॉर, ये फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात करो, कोई न्यू हॉबी बना लो। ये इसने बात की है। तो हम लोग लास्ट एक आर्टिकल नहीं, बल्कि लास्ट देखने से बेहतर है, अब हम लोग चलते हैं अपने उसके ऊपर, ठीक है। आप लोगों को मैं सवाल देख लेता हूं, उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका सवाल है कि आर्टिकल में पिक्चर ऐड करनी होती है, अगर ना करें तो क्या होगा। आर्टिकल में बिल्कुल हम लोगों को जो है वो पिक्चर ऐड करनी होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो आप देखेंगे ये जो आर्टिकल है ये कितना बासी बासी बोरिंग बोरिंग लग रहा है, जबकि ये आर्टिकल जो है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये आर्टिकल भी जो है ये बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ इमेजेस आ रही हैं। तो ये आप बोरिंग वाला आर्टिकल नहीं पढ़ाना चाहते किसी को, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखना है। और अगला सवाल है जी, सेंडिंग के लिए मैक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। पिक मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। रीडेबिलिटी डिमांड है क्लाइंट्स की, काइंडली एक्सप्लेन। रीडेबिलिटी क्लाइंट्स की डिमांड होती है। रीडेबिलिटी से मतलब ये होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो रीडेबल है, वो कितनी छोटी क्लास का बच्चा समझ सकता है। जितनी ज़्यादा छोटी क्लास का बच्चा समझेगा उतना ज़्यादा आपका आर्टिकल अच्छा है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आपने सिंपल इंग्लिश में लिखना है, आपको किसी किस्म का मसला नहीं, मतलब आपने ज़्यादा हाई वोकैबुलरी यूज़ ही नहीं करनी। ऊपर कुछ सवाल हैं, हमें कौन कौन से आर्टिकल लेने चाहिए, उनका कोई स्पेसिफिक नंबर होता है या नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ उन आर्टिकल्स को पढ़ना है, जैसे मैंने भी फौरन से सर्वे किया, पढ़ा भी नहीं सही से, ठीक है। तो उसको जो है फिर आपने देखना है, अगर आपको लगता है ये रेलिवेंट है तो फिर आप उसको कंसिडर कर लें कि मैं इस आर्टिकल से आइडियाज़ ले सकती हूँ। बाकी आप लोगों ने लिखे हुए हैं, इसी तरह राइट करना है मोहम्मद आरिफ, जिस तरह से आपने बताया यहाँ पे। जी, कीवर्ड प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, बिल्कुल है, वो ऑन पे जैसे हम देखेंगे। और आर्टिकल राइटिंग में प्लेजरिज्म का इशू आता है अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा। अगर कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ काम तो फिर आपको इशू नहीं आता। गूगल से पिक्चर हमने नहीं लेनी है, हम लोगों ने पिक्चर को एडिट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा, वो हम लोग जिस तरह आज हम लोग आर्टिकल लिखना सीख रहे हैं उस तरह हम लोग वो भी सीखेंगे। डाटा चार्ट का मतलब ये होता है कि आप जो एक डाटा है, मिसाल के तौर पे इतने लोगों ने क्वारंटीन में ये किया, आप उसको एक डाटा चार्ट के अंदर बता दें, वो चार्ट की सूरत में आ जाएगा। रेफरेंसेस कि आपने कोई बात ली है, कोई रिसर्च, कोई स्टडी कोट की है, उसका आप नीचे लिंक वगैरह भी दें रिसर्च वर्क्स का। तो ये होती हैं ये दोनों सिंपल चीज़ें। जी, आप ये हेमिंगवे और कॉपीस्केप से कर सकते हैं। जी, हमने कैनवा से ही बनानी है, उसकी टेम्पलेट कैसे बनानी है मैं सिखाऊंगा उसमें। नहीं, देना मस्ट नहीं होता है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो आप देंगे, ठीक है। चलें, अब सवाल जवाब हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको इस पे लगाता हूँ कि हम लोग किस तरह से जो है वो करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग, इसने 50 आइडियाज दिए ना, हम लोगों ने अगर अपने लिए लिखना है, ये ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूं, तो ब्लॉगिंग में बेहतरीन तरीका सबसे ज्यादा ये होता है कि आपके जो कंपेटिटर्स ने लिखा है आप उससे ज्यादा लिखें,
तो हम लोग क्या करते कि इसके भी 50 लेते और इसके 21 लेते, तो हमारे पास कोई 71 आ जाते। अगर बीच में कोई रेपिटेशन निकाल दें तो कोई 60 तो आ ही जाते, ठीक है ना। तो ये हम लोग कर लेते। लेकिन अभी हम क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं, तो क्लाइंट के लिए आपने ये देखना है क्लाइंट की कितनी वर्ड काउंट की डिमांड है, क्लाइंट की डिमांड कितने वर्ड काउंट की है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने उधर से देख देख के लिखना है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे इधर राइट अपने नीचे टास्क बार के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ शोज विंडो साइड बाय साइड। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक तरफ मेरे पास विंडोज ब्राउजर आ गया और एक तरफ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। तो मैं यहां से देख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं इसको रीराइट करके दिखाता हूं आपके सामने कि हमारे यहां क्या हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इधर राइट से ये देखना है आई एम रीराइटिंग दिस पैराग्राफ, ठीक है। आप यहां पे आ जाओ और यहां पे करो, इसको कैसे आप रीराइट करोगे, इसी बात को मैं एक दफा पढ़ लूं। Netflix and Amazon Prime aren't your only option. You don't necessarily have to pay for a subscription to watch plenty of excellent films. Open culture is greatly. Watching a film in quarantine is one of the most common activity, but we are not talking about watching just any movie. We are talking about watching some really good artistic movies, ठीक है। अच्छा, you don't only have to rely, you don't have to rely only on Amazon Prime, ठीक है, इसको P बड़ा करेंगे, and Netflix, because you have plenty of other options as well to stream a good movie in quarantine, ठीक है। मैं क्वारंटीन का बार बार इस वजह से जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक वो है, हम जितना उससे रेलिवेंट रहेंगे गूगल हमारे आर्टिकल को उतना ज्यादा रैंक करेगा। अभी मैंने क्या बात की है, इसी बात को इन 2 लाइनों में 4 लाइनों में बताया कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन सिर्फ खाली ऑप्शन नहीं है, आप दूसरा भी देख सकते हो। और उसके ऊपर मैंने कहा कि वॉचिंग ए फिल्म एक कॉमन एक्टिविटी है, लेकिन हम किसी एक आम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है वो अच्छी मूवीज की बात कर रहे हैं। अब इसने कहा ओपन कल्चर हैज ए ग्रेट लिस्ट ऑफ 150 free films you can watch online right now. If you are an eligible university or library card, you might also have access to Canopy, which offers thousands more film options for more. तो हम इधर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ओपन कल्चर is a great option to explore its 150 free films collection that you can watch एनी टाइम ऑनलाइन, ठीक है। उसके आगे मैं लिखता हूं इफ यू आर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और हैव ए यूनिवर्सिटी कार्ड, नहीं, और हैव ए लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो ट्राई Canopy to select a good movie from its free options, ठीक है। अब मैंने बात वही की है इसमें कि आप ओपन कल्चर को भी देख सकते हो, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें इतनी मूवीज हैं। इसके अलावा आप कैनोपी को भी यूज कर सकते हो। तो अब ये जो है बात और आइडिया सारा यही है जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, लेकिन आपकी जो कहानी मतलब जो आपके वर्ड्स और अल्फाज हैं, जो प्लेजरिज्म है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा। अब इसी तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बात करते हैं और इधर लिखते हैं कि वॉच अ डॉक्यूमेंट्री। अब
मसला ये है कि अगर मैं वॉच अ डॉक्यूमेंट्री लिखता हूँ, हेडिंग्स को भी उसी तरह सेम लिखता हूँ, तो भी प्लेजरिज्म में आ सकता है। तो मैं हेडिंग्स को भी यूनिक करना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि लर्न समथिंग फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट्री इन क्वारंटीन। अब मैंने उसी जुमले को, वॉच अ डॉक्यूमेंट्री को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि डॉक्यूमेंट्री क्यों देखते हैं लोग, ताकि कुछ सीख सकें। तो लर्न समथिंग फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट्री इन क्वारंटीन, ये मैंने इसकी दूसरी ऑप्शन दे दी। तो इसके नीचे मैं ये लिखूंगा, तो इफ यू want to make your quarantine time productive as well as enjoyable, then we have a list of websites for it as well. वही मैंने बात कर दी, वो कहता है if you are in the mood for something a bit more cerebral, there are a few websites that give you access to free documentaries. मैंने कहा if you want to make your quarantine time productive as well as enjoyable, then we have a list of websites for it as well. ठीक है, आपके उस काम के लिए भी ये मेरे पास वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इट डज नॉट मैटर वेयर योर इंटरेस्ट लाइज, यू कैन बी इंटरेस्टेड इन वॉर, एनिमल्स, criminals, or simply in nature. There are hundreds of good documentaries on every topic. ठीक है, मैंने अब इसकी बात को जो उसने यहाँ पे किया कि whether you are into sharks, revolutions or serial killers, you will find something interesting to watch during lockdown. मैंने क्या किया है, मैंने कर दिया इट डज नॉट मैटर वेयर योर इंटरेस्ट लाइज, यू कैन बी इंटरेस्टेड इन वॉर्स, क्रिमिनल्स, एनिमल्स और सिंपली इन नेचर। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन एवरी टॉपिक। मैंने उस चीज को इस तरह से लिख दिया अपने अल्फाज में, ठीक है। और आगे मैं तीसरा पैराग्राफ शुरू करता हूं। फ्यू ऑफ द साइट्स, फ्यू साइट्स बल्कि सम गुड साइट्स फॉर वॉचिंग free documentaries in quarantine are, अब मैं इधर से ये देने लगा, मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्री हेवन, डॉक्यूमेंट्री ट्यूब, टॉप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एक्सेट्रा। अब आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे इनकी जो सीक्वेंस है वो बदल दी है। मतलब इसने जो आखिर में दिया मैंने शुरू में दे दिया है, जो इसने शुरू में दिया वो मैंने बीच में दे दिया, और जो इसने बीच में दिया वो मैंने आखिर में दे दिया। क्योंकि सीक्वेंस बदलने से भी आपका जो है वो मसला खत्म हो जाता है प्लेजिज्म वाला। तो ये जो प्लेजिज्म वाला मसला है इसको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब इसी तरह आप राइटर नॉवल के ऊपर आ जाएंगे, जो उसने लिखा है इज इट टाइम फॉर यू टू क्रिएट रेदर देन कंज्यूमिंग। तो अगर आप पहले कभी नावल लिखना चाहते थे तो आप करें। तो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह से किया। अब मैं इसका, आपने क्या करना है कि अब मैं इधर दोबारा आता हूं आपके लिए। आपने फिर क्या करना है, स्टेप 2 ये है, रीराइट द मेजर आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। स्टेप 3 आएगा, राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये मैंने आपसे पहले इस वजह से नहीं कहा कि आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिखें, क्योंकि शुरू में जब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमारे साथ मसला हो जाता है, ठीक है। आप जब इंट्रोडक्शन शुरू में लिखते हैं तो आपको समझ नहीं आता, अभी बात की ही नहीं है तो किस तरह से हम लोग करें। तो ये जो है ये आपके साथ मसला हो जाता है। तो आपने अब लिखना है इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन अगेन जो है वो बेहतर लिखेंगे जिसमें हमारा कीवर्ड वगैरह भी आ रहा हो। तो हम लोग यहां पे आते हैं और दिखते हैं ये चीज, आर यू टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू कम अप विथ समथिंग interesting
नहीं, with are you trying to come up with interesting things to do during quarantine? Are you fed up with simply lying down on your couch and think and getting bored? ये 2 सवाल मैंने उससे पूछ लिए। हम लोग कहते हैं यू डोंट, बल्कि हम कहते हैं इट्स टाइम टू स्पाइस अप योर क्वारंटीन टाइम। ठीक है, इन दिस आर्टिकल we are sharing some of the most fun, enjoyable and productive things to do so that you can things to do during COVID-19 लॉकडाउन। ठीक है, COVID-19 लॉकडाउन। If you are searching how to spend your day during quarantine, then you are at the right place. Just ये 3 पैराग्राफ्स का मेरा जो है वो ये 3 पैराग्राफ्स का जो है मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके नीचे मैं नंबर 1 आइडिया आ गया वॉचिंग अ फिल्म, ठीक है, वो मैंने दे दिया। नंबर 2 आइडिया था डॉक्यूमेंट्री, वो मैंने दे दिया। इस तरह से इसके नीचे अब आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हो। तो अब इमेजेस कैसे लेनी है? इमेजेस सिंपली आप जाके लोगे कैनवा से, लेकिन कैनवा से जो लेने का सीन है वो कैनवा से जो है वो लेने का सीन इस तरह से है कि आपने सिंपल ये नहीं करना, बल्कि कैनवा से भी पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपने कंक्लूजन जो है वो किस तरह से लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन को आप करोगे कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन में आप करोगे सो वी हैव शेयर्ड what we promised, fun, enjoyable and productive things to do during lockdown। ठीक है, now it's time for you to share your own ideas and thoughts about spending your day during quarantine in the comments section below। मैंने सिंपल सा एक पैराग्राफ का जो है वो कंक्लूजन दे दिया है। मैंने कहा भाई हमने तो अपनी बात कर ली, जो आपसे प्रॉमिस किया था वो अब आप शेयर करो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और आप ये दे सकते हो वी हैव शेयर्ड प्रोडक्टिव आइडियाज to do productive things to do during quarantine, such as watching a documentary, writing a novel and getting in touch with the family and friends। We have also shared some really fun things to do like watching a movie virtually with your friends, going through a game like a crazy person, or having fun socialization online। ठीक है, ये भी हम लोगों ने शेयर कर दिया। फर्दर वी हैव आल्सो शेयर्ड some interesting things to do like
बिल्डिंग ए सैंड कैसल एट होम, ये हम लोगों ने दे दिया। तो मैंने क्या किया, एक है कि हम लोगों ने एक लाइन में बता दिया हमने क्या किया, और दूसरी उससे बात करना शुरू कर दी, कॉल टू एक्शन। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोगों ने जो उसको बताया है उसको हम रिपीट कर लें, एक कंक्लूड कर लें कि आज हम लोगों ने ये बात की। ठीक है, तो तरीकेकार क्या होता है, तरीकेकार ये होता है कि आप उनको कहें, तरीकेकार सिंपल सा ये होता है किसी भी आर्टिकल लिखने का। आप आर्टिकल जब लिखना जाए ना तो उसको स्ट्रक्चर इस तरह से करें, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, ठीक है, फिर टेल देम व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड टू टेल देम, टेल देम व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड देम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला वाला इंट्रोडक्शन कि आज हम ये बात करेंगे। ये हो जाएगा आपका मेन आर्टिकल, ठीक है, जो आप बात करेंगे उसको आपने सारी बात आप यहां कर दी, और ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। ये एक बेसिक्स हैं आर्टिकल लिखने की जो मैंने आपके सामने यहां पे शेयर की। नहीं, आर्टिकल राइटर अपना इंट्रो नहीं देता, अक्सर नहीं देता। जब आप क्लाइंट के लिए लिखते हैं तो अपना एक इंट्रोडक्शन वो नहीं देता। अच्छा, अब हम लोगों के पास एक राइटर हैं जो पिछले बैच के हैं, वो फाइवर के ऊपर राइटिंग से ही माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ एज ए गेस्ट, ताकि वो आपसे अपनी जो है वो जर्नी शेयर कर सकें, और ना सिर्फ आपसे अपनी जर्नी शेयर करें बल्कि वो आपको टिप्स भी दें राइटिंग से रिलेटेड कि कैसे लिखना है बेहतर, क्लाइंट्स को कैसे हासिल करना है, और ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये आपने गौर से ना सिर्फ सुननी है बल्कि अपने सवाल जवाब भी रेडी रखने हैं, सवाल जवाब भी रेडी रखने हैं कि वो जो है वो आप जब अपनी बात अपनी स्टोरी शेयर कर चुके हों तो वो जो है आप वो सवाल जो है उनसे पूछ सकें। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने बेसिक अप्रोच पढ़ी है। तो नाउ अब वो जो एक्चुअली फिलहाल अभी राइटिंग कर रहा है पिछले बैच का स्टूडेंट, ही इज नाउ गोइंग टू शेयर विद यू हिज स्टोरी कि उसको कैसे काम मिला और उसके कैसे चल रहा है, एंड सेकेंडली क्या टिप्स हैं जो आप फॉलो करके सेम अपने लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो जो आपके दोस्त अभी ऑनलाइन नहीं है उनको बता दें कि ये चीज़ लाजमी आ जाएं, ज्वाइन कर लें इस चीज़ के लिए, ताकि जो है उनका फ़ायदा भी हो। और इस तरह की जब हम रियल केस स्टडीज़ देखते हैं, रियल लाइफ केस स्टडीज़ देखते हैं, तो हमें उससे बहुत इफेक्टिवली फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो लेट अस वेट, जितनी देर वो ज्वाइन कर रहे हैं मैं आपके सवाल देख लेता हूं, अगर कोई ऐसे सवाल हैं तो काइंडली कॉपी स्केप पे प्लेजरिज्म चेक करने का बता दें। जी वो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लें, हम उसकी तरफ आते हैं अभी। ठीक है, तो बिलाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हम इनको लाइव लेते हैं और चेक करते हैं कि बिलाल की आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही। तो बिलाल आप ज़रा बोलें कुछ ताकि हम चेक करें जी। हेलो, अस्सलाम कि वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हमारी आवाज़ आप हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बिलाल, आपकी आवाज़ आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जो है वो अपनी स्टोरी शेयर करें कि आपने ई रोज़गार ज्वाइन किया तो आपको आपकी फाइवर की या आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी जो थी वो कैसी रही, और दूसरा सेक्शन आप काइंडली कीजिएगा कि जी जी। आपकी जो टिप्स हैं
न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो वो काम लें, और ख़ास तौर पे वो काम जो आप कर रहे हैं वो कैसे लें, कैसे करें, क्लाइंट्स को कैसे डील करें, ये दोनों चीज़ें जो आप वो शेयर कीजिएगा। मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको सुन सकें। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। पहले अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर, हमजा, आप मुझे invite किया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा दोबारा ज्वाइन करके। तो मेरा नाम बिलाल मलिक है और मैं इस वक्त एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहा हूँ फाइवर पे, अपवर्क पे और बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में। तो जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, तो मैंने सबसे पहले जो मैंने अकाउंट मैंने बनाया था, मैं पिछला बैच था बैच 8, उसमें मैंने ये रोजगार ज्वाइन किया था जो जनवरी से लेके तकरीबन एंड ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये रहा था और उसमें ये सारा कुछ हमने सीखा। मगर जो फाइवर और अपवर्क इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो मैंने काम करना शुरू किया था वो लास्ट ईयर से था, मतलब अप्रैल 2019। ये वो टाइम था जब मैंने जो डीजी स्किल्स है उसका मैंने लिया था और वो कोर्स लेने के बाद मैंने तकरीबन हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना लिया था, फाइवर पे, वर्क पे, गुरु पे, पीपल पर आवर एंड सो ऑन। पर उस टाइम इशू ये था कि मैं क्योंकि साथ साथ जॉब भी कर रहा था और मेरा कुछ खास इंटरेस्ट फ्रीलांसिंग में नहीं था। मैंने जो फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया था वो रैंडमली मैंने अकाउंट बना लिया था। प्रॉपर मैंने जो प्रोसीजर होता है जो आपको ये रोजगार में बताया जाता है वो अब मैंने बिलाल, फॉलो आप नहीं अपना की। माइक थोड़ा करीब कर सकें या हैंड फ्री थोड़ी करीब कर सकें, क्योंकि आवाज़ बीच बीच में से जी, ब्रेक हो रही है, तो अभी थोड़ी सी अभी क्लियर इजी है हो आवाज जाएगा आपकी? सबके लिए आपको सुनना। अभी क्लियर है? जी, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, अभी थोड़ी बेहतर है, आप दोबारा ट्राई कीजिए। जी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अपना फाइवर पे अकाउंट जो था हाँ, वो अब मैंने बेहतर है, आप ट्राई करें, दोबारा बात शुरू करें। लास्ट ईयर ही बना लिया था, पर उस पे प्रॉपरली मैंने काम शुरू नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मैं चूंकि जॉब भी कर रहा था, ज़्यादातर टाइम उसी में मेरा स्पेंड हो जाता था। और जो मैंने अकाउंट भी बनाया था उसमें मैंने सिर्फ 2 गिग्स बनाई थी, जब मैंडेटरी होता है कि आप 7 गिग्स बनाएं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड टू ई रोजगार, जब मैंने जनवरी में ज्वाइन किया तो यहाँ पे हमें बताया गया कि फाइवर पे किस तरह प्रॉपरली अकाउंट अपना बना सकते हैं। मुझे अभी पता नहीं है कि आप लोगों को सारा कुछ बताया गया है या नहीं, शायद आगे बताया जाए या बता दिया गया है। पर जितनी भी यहाँ पे टिप्स बताई जाती हैं, आई कैन एश्योर यू कि सारी वो हैं जो काम करती हैं। तो जब फाइवर का हमने मॉड्यूल पढ़ा है रोजगार में और हमें बताया गया कि किस तरह आप प्रॉपरली अपनी गिग बना सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो मैंने सारे अपने प्रोफाइल को दोबारा से बनाया। पहले सिर्फ 2 गिग्स थी, मैंने उसको इंक्रीज करके 7 गिग्स पे ले गया और इसके अलावा गिग की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सारा कुछ मैंने उसको रिवैम्प किया। तो अच्छा, मैं चूंकि पहले भी अपने जैसे बताया फाइवर काम करता रहा था, तो पहले भी मैं बिड करता रहता था, पर चूंकि गिग इतनी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं थी, एसईओ की नहीं थी, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं थी, तो इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आता था। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि मुझे जो पहला ऑर्डर मुझे मिला था फाइवर पे, वो मुझे 99 बाय रिक्वेस्ट के बाद, और एग्जैक्टली 99 बाय रिक्वेस्ट मतलब 100 भी नहीं थी, 99 थी। और उसके पीछे स्टोरी ये थी कि मैं पिछले 1 साल से बिड करता आ रहा था, पर चूंकि कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करता था तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। और एक वक्त आया था कि मैं इतना तंग आ गया था कि मैंने सोचा यार अपना अकाउंट डिलीट करके मैं दोबारा बनाऊं। तो मगर इस दौरान हुआ ये, हम चूंकि फाइवर का मॉड्यूल शुरू कर चुके थे,
अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बहरहाल मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जो है वो मैं कॉल पे ले लूँ और आप मेरा जो मोबाइल है उससे जो है वो माइक से जो है मैं अपने आपकी आवाज़ मोबाइल से आए और मेरे माइक से सबके ऊपर चली जाए। तो आप ट्राई ठीक है। कीजिएगा कि थोड़ा-सा लाउडली बोलें। हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, क्या ये सही जा रहा है सबके साथ या नहीं। तो ट्राई कीजिएगा प्लीज़। आप बता रहे थे कि 99 जो हैं वो आपने फाइवर्स के ऊपर बाय रिक्वेस्ट भेजी थी तो जाके आपको ऑर्डर मिला। तो ये पहले बताएँ कि इतनी हिम्मत आई कैसे कि 99 तक आप जारी रहे? अच्छा, हाँ, मैं वही स्टोरी बता रहा था कि मैंने ये जो 99 बाय रिक्वेस्ट भेजी थी, इससे ये हुआ कि इससे पहले ही मैंने ये सोचा था कि यार मैं अपना फाइवर का अकाउंट डिलीट करके मैं दोबारा बनाऊँ। और या फिर मैं फाइवर जो है वो टोटली छोड़ दूँ, शायद मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। पर इस दौरान हुआ ये कि हम फाइवर का मॉड्यूल ई-रोज़गार में पढ़ना हमने शुरू कर दिया था। और और मैंने ये देखा, हमने सारा कुछ बताया गया किस तरह आप अपने गिग को बना सकते हैं, किस तरह सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसी दौरान मैंने ये देखा कि हमारे जो मतलब बेरोज़गार के स्टूडेंट थे, अभी हमें फाइवर का मॉड्यूल पढ़े हुए से 5-6 दिन ही हुए थे कि हमारे क्लास में जो है लोगों को ऑर्डर आने शुरू हो गए। और मैं काफ़ी हैरान था, यार अभी तो हमने 5-6 दिन ही हुए हैं, अभी तो इन्होंने सिर्फ रिसेंटली प्रोफाइल बनाया, 6 दिन पुराना प्रोफाइल है। इनको ऑर्डर किस तरह आ गए? तो अगर इनको ऑर्डर आ सकते हैं तो इसका मतलब मैं जो 1 साल हो गया मुझे प्रोफाइल बनाए हुए, मुझे भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो वो जो बाकी स्टूडेंट थे उनको जो ऑर्डर आना शुरू हुए थे, उनसे मुझे मोटिवेशन मिली। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोफाइल को दोबारा बनाया और मैंने सारे वो रूल्स फॉलो किए जो हमें ई-रोज़गार में बताए गए थे। सही है। तो मैंने अपनी गिग्स को दोबारा डिलीट करके दोबारा बनाया, डिस्क्रिप्शन चेंज की, सारा कुछ मैंने चेंज किया जिस तरह ई-रोज़गार में बताया जाता है, जिस तरह से हमजा ने बताया था। और मैंने जब वो किया तो उसके बाद मुझे पहला ऑर्डर आ गया। तो ये वो क्योंकि बाकी स्टूडेंट थे उनको जो ऑर्डर आए थे उनसे मुझे मोटिवेशन मिली थी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि 99 फायर रिक्वेस्ट तक मैंने सर्वाइव करता। बड़ी बात है वाक़ई, फिर भी उसके बावजूद कि आप 99 बाय रिक्वेस्ट के बाद गए। फिर जब आपको पहला ऑर्डर आया तो कैसे डील किया और उसके आगे की कहानी क्या है? हाँ, तो पहला ऑर्डर आ गया और इस दौरान जैसे मैंने बताया, मैं सोच रहा था यार फाइवर को मैं छोड़ ही दूँ, शायद मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, पर वो चूँकि आया तो थोड़ा-सा एक शांत सुकून मिला। और वहाँ से आगे फिर मैंने अपने वही जो पुराना प्रोफाइल था उससे कंटिन्यू किया, फिर मैं रिक्वेस्ट सबमिट करता गया, फिर उसके बाद मज़ीद मेरे पास दूसरा ऑर्डर आया और इस तरह सारी स्टोरी चल गई। जहाँ तक क्लाइंट डीलिंग की बात है तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। अभी हम ये बेरोज़गार में सर बता रहे थे कंटेंट राइटिंग के हवाले से कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ही कोई टॉप क्लास की हो। और इसमें मतलब ऐसा बिल्कुल एग्ज़ैक्टली 100% दैट्स ट्रू, क्योंकि जब आप फाइवर पे काम करते हैं तो इट डज़न्ट मैटर कि आपका पिछला कितना एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े एक्सपर्ट हों, आपको बहुत ही टॉप क्लास की इंग्लिश आती हो, या हो सकता है आपने बिल्कुल ज़ीरो, आपने कभी इंग्लिश में कोई बात ही नहीं की। तो क्लाइंट जो होता है उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने पहले कितनी अच्छी इंग्लिश लिखते आ रहे हैं, पिछला कितना एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप कोई अवार्ड भी जीते हो। क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है कि आप किस तरह उसके काम को कर सकते हैं, किस तरह उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह उसको आप अच्छा एक कंटेंट लिख के दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप क्लाइंट को कम्युनिकेशन में उसको सैटिस्फाई कर दें कि मैं आपका काम कर सकता हूँ, तो वो आपके पिछले एक्सपीरियंस को नहीं देखेगा। तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार मैं तो कोई पता नहीं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हुआ या मेरी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो वो इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। आप क्लाइंट से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह आप उसको कन्विंस करते हैं, वो सारा कुछ मैटर करता है। और मेरी भी कोई इंग्लिश इतनी कोई ख़ास नहीं है, मुझे भी जिस तरह नॉर्मल स्टूडेंट्स को आती है, कोई स्कूल में यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत इंग्लिश, सारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ही बोलते थे तो उससे थोड़ी बहुत सीख ली। मेरी भी कोई इतनी कोई खास इंग्लिश नहीं थी, तो मैंने भी जितना, मेरा बस ये था कि मैंने क्लाइंट को कन्विंस किया, मैंने क्लाइंट को बताया कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, तो उसकी वजह से मुझे ऑर्डर आना शुरू हुआ। अच्छा, तो ये ऑर्डर्स जो आते हैं ये कितने इसके वो होते हैं? क्या इसका तरीक़ेकार होता है? क्या अमाउंट होती है जनरली? कितने वर्ड्स के होते हैं? किस तरह के आर्टिकल्स लिखने होते हैं?
इसमें डिपेंड ये करता है कि आपने पैकेज किस तरह का बनाया है। पहली बात तो ये कि आप फाइवर पे चूंकि आपको 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक होता है, मीडियम होता है, प्रीमियम होता है। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं बेसिक फॉर एग्जांपल $5 में मैं आपको जो है 500 वर्ड्स लिख के दूंगा। फिर अगले पैकेज में मैं आपको $10 में मे बी 1000 वर्ड्स लिख के दूंगा। तो कितने पैकेज आप बनाते हैं नंबर 1 उस पे डिपेंड करता है। दूसरा ये कि आपके पास बाय रिक्वेस्ट आती है जिनमें आपको बिड करना होता है। तो उसमें आप ये देखेंगे हर किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ 1000 वर्ड्स के भी होंगे आर्टिकल लिखने हैं, कुछ 5000 वर्ड्स के भी होंगे, कुछ वो होंगे कि सिंपल कोई एक टॉपिक आपको दे दिया गया उस पे आपने लिखना है। कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे कि क्लाइंट कह रहे हैं मेरी वेबसाइट है, मैंने उसके लिए पेजेस बनाने हैं, उसका कंटेंट लिखना है। तो ये एज अ फ्रीलांसर आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी फील्ड है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप उस प्रोजेक्ट पे बिड करें, फिर आपको उस हिसाब से प्रोजेक्ट मिलेंगे। फाइवर पे हर किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किसी एक कैटेगरी तक अपने आप को लिमिट करना चाहते हैं या आप हर किस्म के प्रोजेक्ट कर सकते हो, हर किस्म पे बिड करें। तो टोटली आपके ऊपर होता है। अच्छा, ये मैं आप सबसे भी कहता जाऊं कि आप अपने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते रहें ताकि एट द एंड ऑफ द कॉल मैं बिलाल से उसके सामने उन सवालों का रख सकूं। सवाल अब बिलाल, अभी आपने बताया कि एज ए फ्रीलांसर आप फाइवर के ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो हाउ डू यू डिसाइड कि आपने कौन सा काम करना है? कि अब आपके पास इतने सारे काम हैं, आप डिज़ाइन बना के दे सकते हो, आप एसईओ कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जा सकते हो, राइटिंग पे आ सकते हो, डाटा एंट्री, virtual क्या क्या कुछ नहीं है। तो एक बंदा कैसे डिसाइड करे कि उसने क्या काम करना है? आपने ये कैसे डिसाइड किया? ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि एक मसला ये भी होता है कि मैंने कुछ लोगों में देखा है कि वो हर चीज में हाथ डालने की कोशिश करते हैं, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। लोग देखते हैं यार इसमें बड़ा पैसा है, एसईओ में भी बड़ा पैसा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बड़ा पैसा है, मैं ये कर लूँ, फेसबुक एड में बड़ा पैसा है, तो वो भी कर लूँ। तो ये शुरू में एक बात आप लोग याद रखिएगा कि शुरू जब आप करते हैं, आप हमेशा किसी एक चीज से शुरू कीजिएगा और वो चीज ऐसी हो जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर राइटिंग की बात करूँ तो मैं राइटिंग में तो हर चीज में लिख लेता हूँ, मैं वेब कंटेंट भी लिख लेता हूँ, मैं आर्टिकल्स और ब्लॉग्स भी लिख लेता हूँ, मैं जो एफिलिएट कंटेंट है वो भी लिख लेता हूँ। पर अगर हर काम में कर रहे तो इसके मतलब नहीं कि मुझे हर काम करना चाहिए। शुरू में बेहतर ये है कि आप किसी एक फील्ड से अपने काम का आगाज करें, अपने करियर का आगाज करें। एक फील्ड चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने वेबसाइट कंटेंट नहीं लिखना, मैंने सिर्फ आर्टिकल्स है, ब्लॉग है, मैंने सिर्फ उसको लिखना है। कोई भी टॉपिक होगा उसमें मैं ब्लॉग लिखूंगा। एक फील्ड चूज करें, उसमें आप टाइम स्पेंड करें, इसमें जब आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी फील्ड में भी चले जाते हैं। तो ये गलती कभी आप मुझसे कोई कीजिएगा कि शुरू में आप हर किस्म का कंटेंट आप लिख लें, हर किस्म की चीज आप देख लें। कोई एक फील्ड चूज करें, वो किस तरह चूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस में बेहतर है। लेकिन अगर आपको आता है तो आप लिख तो हर किस्म का कंटेंट लिख सकते हैं, मगर जितने भी कंटेंट है उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। क्या वो वेबसाइट का कंटेंट आप बेहतर लिख सकते हैं, क्या वो आर्टिकल या ब्लॉग है वो बेहतर लिख सकते हैं। एक भी चूज करें और उसमें जब एक्सपीरियंस आपको हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेशक हर चीज में चले जाएं, एसईओ में चले जाएं, कीवर्ड रिसर्च में चले जाएं, फिर बेशक आप ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाएं। शुरू में अपने आप को लिमिट रखना है, वरना आपके लिए मैनेज करना भी मुश्किल होगा और आगे आपका किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आप सारी ऑप्शंस देखने के बाद देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा है, फिर उससे शुरू कर लें, देखें उसमें अपना पूरी कोशिश करें। अगर कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शंस तो हैं ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आपने लिखना शुरू किया सिर्फ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चले गए वेबसाइट कंटेंट पे भी, फिर आप कॉपी राइटिंग में भी चले गए, फिर बाकी फील्ड में भी चले गए। एक्सपैंड करना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ऑलवेज गुड कि आप हमेशा एक से ज्यादा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। पर शुरू में बेहतर यही है कि आप एक चीज पे फोकस करें ताकि आप उसमें ठीक है। मैंने उसमें आप एक्सपर्ट हो, फिर बेशक बाद में जिस मर्जी फील्ड में चले जाए। तो बिलाल, आप शुरू में और अभी भी कितना टाइम काम करते थे और अब कितना करते हैं? क्या ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है? शुरू में कितना टाइम लगाना पड़ता है? शुरू में तो काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, काफ़ी इसमें मतलब थकना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है चूँकि ये फाइवर वगैरह इसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे होते हैं, तो उसमें टाइम ज़ोन जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूएस, कनाडा, यूके इन एरियाज़ की बात करें तो जब पाकिस्तान में आपके रात का टाइम होता है फॉर एग्ज़ाम्पल 9, 10, 12 बजे के बाद वहाँ पे सुबह की, तो वहाँ के क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं जब आप यहाँ पे सोने का टाइम होता है।
तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब रात को जब हमारे यहाँ पे सोने का टाइम होता था, हमारे घर में ये होता है कि हम लोग सारे तकरीबन जल्दी सो जाते हैं। ठीक। मगर मैं क्या करता था, मैंने अपने मोबाइल में फाइबर का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया था। तो रात को जब सो जाते थे, मैं मतलब बेड पे लेटा होता था और मैंने मोबाइल के जरिए फाइबर ऐप खोले हुए, उसमें मैं प्रोजेक्ट्स पेमेंट कर रहा। तो घर वाले शक नहीं करते थे? सॉरी घर वाले शक नहीं करते थे? नहीं वो तो सारे होते थे, उनको क्या पता मैं कहाँ पे हूँ, मैं अपने लेटा हूँ और आराम से बैठ के सही मैं है। मीटिंग कर रहा हूँ। वो उनको उतना आइडिया नहीं होता था। तो ये था। अब तो शुरू में होता है कि आपको काफी टाइम लगाना पड़ता है, और दूसरी बात ये होती है कि मैं बिड कर रहा हूँ, तो बिड मैंने करके फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मैंने बंद करके साइड पे रख दिया। अब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता था मैं एकदम से हो जाता था। वो कहते यार ये क्लाइंट तो मैसेज आएगी, शायद क्लाइंट को पता चले वो मैसेज ही कोई बाहर ही जाए की तरफ से आए। इस तरह भी हुआ मेरे साथ कि मैं हर वक्त वैसे तो देखने में तो शायद सो गया हूँ, मगर जैसे ही कोई मैसेज आता था, कोई नोटिफिकेशन आता था, तो मैं एकदम से उठ जाता था। ऐसा क्लाइंट का मैसेज आ गया, कोई क्लाइंट का रिप्लाई आ गया, बिड किया। तो शुरू में आपको थोड़ा सा अखबार होना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, मगर ये नॉर्मल है, ये कोई यूनिक सी बात नहीं है। आप देखिए फाइवर फ्रीलांसर जो है ये टोटल बिजनेस की तरह है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप एक जॉब कर रहे होते हैं, तो जॉब में तो फिक्स टाइमिंग है, आपकी 9 to 5 या 10 to 7 है, 7 बजे घर आ गए, उसके बाद कोई काम करना नहीं है, आपने फिर सुबह अगले दिन जाके 9-10 बजे काम शुरू करना है। मगर जो फ्रीलांसिंग होती है वो एक बिजनेस की तरह है। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, लेट्स सपोज रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, तो उसमें आपको कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। आप 9 to 5 टाइम नहीं करेंगे, आप 24 घंटे उस बिजनेस में लगे रहेंगे, आप सैटरडे संडे भी बिजनेस में लगे रहेंगे। मगर इसमें फायदा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, तो लॉन्ग टर्म में आपको जो अपना बिजनेस होता है वो बेनिफिशियल होता है, वो आपको अच्छे रिटर्न भी देता है और वो पीस ऑफ माइंड देता है। तो शुरू में तो मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 20 आवर्स सारा दिन ही लगा रहता था, पर अब चूंकि थोड़ा सा काम चूंकि सेटल हो गया, अब मैं ये करता हूँ कि मैं काफी काम जो है मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें से मैं 7 में कुछ कर लूंगा या 6 में कर लूंगा, बाकी मैं आउटसोर्स कर लूंगा। अब चूंकि रमजान का महीना है, तो रमजान में टाइम थोड़ा कम होता है, तो मैं पहले से ज्यादा तक 10 में से 7-8 प्रोजेक्ट्स में आउटसोर्स कर देता हूँ। तो ये जो आपको आउटसोर्स करने का ऑप्शन है, या आपको किसी जॉब में नहीं मिलेगा, या आपको फ्रीलांसिंग नहीं मिलेगा कि आप चाहे तो काम खुद कर लें या किसी और से करवा लें और आप सुकून से बैठ के काम करें। तो पहले से काफी कम टाइम में दे रहा हूँ, और ये अगेन इट्स एन एडवांटेज। ये एडवांटेज है फ्रीलांसिंग के, फ्रीलांसिंग ऑप्शन होता है। इसके अलावा आप किसी और बिजनेस में किसी जॉब में काम नहीं कर सकते कि आप आउटसोर्स करें। मतलब शुरू में 15-20 घंटे लगाने के बाद का फल ये है कि आप कम घंटे भी लगा सकते हैं और अपना काम किसी को आउटसोर्स करके दे सकते हैं। तो आपने कहा कि आप इतने प्रोजेक्ट्स जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं, तो सवाल ये बनता है जो कि आता भी है कि भाई कितना कमा लेते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, मैंने पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था, वो पहला प्रोजेक्ट मुझे फाइवर पे मिला था 99 बाय रिक्वेस्ट। वो तकरीबन 20-30 डॉलर का था। और उसके बाद मैंने चूंकि मुझे मोटिवेशन मिला, पहला प्रोजेक्ट आ गया मुझे, और मैं फिर काफी और मोटिवेटेड हो गया, ज्यादा बाय रिक्वेस्ट भेजने लगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने बताया कि शुरू में आप एक चीज पे फोकस करें, बाद में मुझे स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में स्किल्स के अलावा आप ये भी कर सकते हैं, सिर्फ फाइवर या अपवर्क पे नहीं डिपेंड करना। आपके पास 1000 किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप शुरू हमेशा फाइवर से करते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी प्लेटफॉर्म एक्सपेंड करें, अपवर्क पे चले जाएं, फिर आपके पास पीपल पर आवर है, freelancer.com है, बिल्कुल। पर इवन लिंक्डइन है। मेरे ख्याल से अभी शायद आप पढ़ाएंगे, पढ़ा दिया लिंक्डइन पे किस तरह पढ़ाना है। प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। और जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई थी, मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की, और आपको शायद से हैरान हो, मुझे जो लिंक्डइन पे पहला प्रोजेक्ट मिला था वो $1000 का था। 15 मतलब 1.5 लाख रुपए का? हाँ, 1.5 लाख का। वो उस टाइम डॉलर का रेट ज्यादा, तो 1 लाख से आज तक कर ले। सही, माशाल्लाह। 1.5 लाख का मुझे लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट मिला था। और ये है मुझे जो फाइवर में पहला प्रोजेक्ट था, दैट वाज एंड ऑफ फरवरी। और मैं जो लिंक्डइन का प्रोजेक्ट था $1000 का, वो मुझे तकरीबन मार्च के मिड में मिला था। मतलब सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैं जीरो से तकरीबन 1.5 लाख रुपए मैंने अर्न किया। माशाल्लाह। और इसमें अगेन रिजल्ट वही था कि पहले शुरू में तो मैं मोटिवेटेड नहीं था, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जब पहला प्रोजेक्ट आ गया तो मैंने ज्यादा थोड़ा तवज्जो से ज्यादा मैंने ध्यान से काम किया, और मैं फाइवर के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म से भी गया, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि मुझे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। अर्निंग की इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो आप महीने का लाख रुपए कमा सकते हैं, महीने का 5 लाख रुपए कमा सकते हैं,
इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना टाइम देते हैं, कितनी तवज्जो से, कितनी डेडिकेशन से आप काम करते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है कि आपको महीने के आखिर में 25,000 रुपये या 50,000 रुपये मिलेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप खुद काम कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, बाद में आप आउटसोर्स करें तो आप 1 लाख से 10 लाख तक भी कमा सकते हैं। और लोगों ने इतना अर्न किया है। हमारे जो कोच हैं सर बिलाल, उनकी आपने स्टोरी तो सुनी होगी, हमें भी उन्होंने बताया था, काफी मोटिवेटिंग थी कि उन्होंने $2,000 अर्न किए थे इन 3 मंथ्स टाइम में। ये रोजगार के 3 महीने, इसमें उन्होंने 2 लाख, मैंने $2,000 अर्न किया, उन्होंने $2,000 अर्न किए थे। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी अर्न कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने फाइवर के अलावा प्लेटफॉर्म्स की बात की, ये तो माशाल्लाह लिंक्डइन से आपने लिया क्लाइंट। हमने पढ़ा नहीं है लिंक्डइन में, हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन चूंकि आप वहां से क्लाइंट ले चुके हैं तो उससे रिलेटेड के लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट लिया जाता है, क्या वाकई मिलते भी हैं, वो धोखेबाज होते हैं, भाग जाते हैं काम करवा के? लिंक्डइन का क्या सिस्टम है? नहीं, लिंक्डइन से कोई ऐसे धोखा मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। तो लिंक्डइन बिल्कुल जिस तरह ये फाइवर, अपवर्क वगैरह है, वैसे ये एक लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है। और लिंक्डइन का एडवांटेज ये है कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। फेसबुक पे अगर हम बात करें तो फेसबुक पे तो हर बंदा आपको मिलेगा, फेसबुक पे आपको बिलाल भी मिलेंगे, आपको कोई पापा की फ्रेंड्स इस तरह के लोग भी मिल जाएंगे। मगर जो लिंक्डइन है वहाँ पे इस तरह के लोग नहीं मिलते। वहाँ पे आपको कंपनीज के सीईओ और मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, इस तरह के लोग मिलते हैं। तो ये जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, ये आपको कभी भी कोई फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं इनका आप बाकायदा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि फलां शख्स जो है वो किस कंपनी का ओनर है, वो कंपनी कहाँ काम करती है, क्या काम करती है, उसकी वेबसाइट पे आप जाएं, सारा चेक करें। तो आप पूरी उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन, पूरी तहकीक जब आप कर लेंगे तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा यार ये कंपनी, ये बंदा जो है जिसके साथ में काम करने में लगा हुआ है, जिसके लिए मैं पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये फला फला कंपनी का ओनर है, ये कंपनी 10 साल से काम कर रही है, मल्टीनेशनल है। तो पूरी हिस्ट्री देख के अगर आप अप्लाई करें तो उसमें कोई इस तरह का कोई फ्रॉड का चांस नहीं होता। आपने इसमें कहा कि आप अप्लाई करें, तो क्या उधर भी इसी तरह प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे फाइवर पे आते हैं, या उधर किसी और तरीके से आपने क्लाइंट लेना होता है? उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही होता है कि प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए जाते हैं। कोई कंपनी का ओनर है, वो कहता है कि यार मुझे कुछ फ्रीलांसर्स चाहिए जो मुझे लोगो डिजाइन करके दें, मुझे कोई फ्रीलांसर चाहिए जो मुझे कोई मेरी वेबसाइट में शुरू कर रहा हूँ उसके लिए कंटेंट लिख के दें। तो वो बाकायदा उधर प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं, बिल्कुल इस तरह आपको फाइवर पे मिलते हैं। और उसका ढूंढने का तरीका ये है कि आप लोगों को आगे सारा बताया जाएगा। आपने लिंक्डइन में सर्च बार में जाके आपने उधर कंटेंट राइटिंग लिख के, ग्राफिक डिजाइनिंग लिख के, जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, तो आप उन कीवर्ड से आप सर्च करेंगे लिंक्डइन पे, तो आपको वो प्रोजेक्ट्स नजर आ जाएंगे। आपको 1000 प्रोजेक्ट नजर आएंगे। अब उन 1000 में से आपने किन पे अप्लाई करना है वो डिपेंड करते हैं आपके स्किल्स पे कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। और उसके अलावा डेफिनेटली क्लाइंट का आपने पूरा चेक करना, बैकग्राउंड क्या है, क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी है, वो सारा कुछ देख के आपको जिस तरह फाइवर पे अप्लाई करते हैं वैसे उसी तरह लिंक्डइन पे अप्लाई करना होता है। अब डिफरेंस ये है कि लिंक्डइन पे जब आप अप्लाई करने होते हैं तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो जो बंदा प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है वो अपने ईमेल एड्रेस देगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे अपना ईमेल पे अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दें। बिल्कुल। या फिर वो ये कहेगा कि यार मुझे आप इनबॉक्स करें। तो जो भी क्लाइंट ने तरीका मेंशन किया हुआ है आपने उसको फॉलो करना है। ईमेल कह रहा है तो ईमेल कर दें, इनबॉक्स करना है तो आप एक मैसेज उसको सेंड कर दें। उसके बाद अगर वो आपका एक्सपीरियंस, आपका जो पोर्टफोलियो उसको पसंद आएगा तो फिर आगे आपसे मजीद कम्युनिकेट करेगा और फिर आगे सारी चीजें चलेंगी, प्रोजेक्ट क्लोज होगा, फिर आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, मेरी तरफ से आपके लिए एक लास्ट सवाल है, फिर मैं स्टूडेंट्स के सवाल आपके सामने रखूंगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आप फ्रीलांसिंग को एज अ करियर देखते हो, या ये कोई पार्ट टाइम जुगाड़ है जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक? फ्रीलांसिंग के हवाले से लॉन्ग टर्म सोच क्या है आपकी, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्क के हवाले से? देखिए, फ्रीलांसिंग डेफिनेटली मैं इसको कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं समझता। ये लॉन्ग टर्म करियर है और इससे आप बाकायदा अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, पूरी अपनी लिविंग जो है वो मेक कर सकते हैं, अपने घर के जो खर्चे हैं वो उठा सकते हैं, अपने घर वाले के एक्सपेंसेस सारा कुछ आप कर सकते हैं। मैंने शुरू में बात की थी फ्रीलांसिंग एक बिजनेस की तरह। जिस तरह आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और एक बिजनेस से आप अपने घर के खर्चे पूरा कैरियर बना सकते हैं, वैसे इसी तरह फ्रीलांसिंग से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और इसकी 2 रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि इसमें कोई आपके पास इनकम की लिमिट नहीं होती। आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैंने 0 से मैं तकरीबन 1.5 लाख मैंने अर्न किया इन जस्ट 1 मंथ टाइम।
मुझे ये बता दें कौन सी ऐसी दुनिया की जॉब है, आप लेट्स सपोज कोई मल्टीनेशनल में भी काम कर लेते हैं, पाकिस्तान के किसी बेस्ट कंपनी में भी आप जॉब कर रहे होते हैं और आपकी शुरू की सैलरी लेट्स सपोज 25,000 है, तो आप मुझे बताएं 25,000 से आपने अगर 1.5 लाख तक जाना है तो आपको कितना अर्सा लगेगा? कम से कम 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे आराम से। आप एक फॉर एग्जाम्पल MTO या मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर से शुरू करते हैं, ऐसे सब प्रमोट होंगे, मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, फिर कोई डेप्टी हेड बनेंगे, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग ही जाते हैं आराम से। जबकि फ्रीलांसिंग आपको वाहिद एक ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आपके पास कोई लिमिट नहीं, आप चाहें तो 1 महीने के अंदर अंदर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आप 2-2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग देती है वो आपको कोई और नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें आपके पास वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं है। लेट्स सपोज मैं अगर एक दिन में 10 घंटे काम करता हूँ, उसमें मैं 10 प्रोजेक्ट्स हैंडल करके मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं एक दिन में मैं 20 प्रोजेक्ट्स भी कर सकता हूँ, इस तरह के मैं बाकी 10 वाले आउटसोर्स किसी और को कर दूं। उससे क्या होगा कि मेरी इनकम डबल हो जाएगी। जबकि जो आप जॉब कर रहे होते हैं उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होती, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपने उसी टाइम में काम करना है। अगर आपको 8-9 घंटे के 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो अगर आप 25,000 से 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आप अपने आवर्स को डबल नहीं कर सकते, आप काम को आउटसोर्स नहीं कर सकते। और लास्ट चीज ये कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। शुरू में जैसे मैंने कहा कि आप एक पर्टिकुलर स्किल है उस पर फोकस करते हैं। लेट्स सपोज मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं सिर्फ आर्टिकल्स और ब्लॉग लिखूंगा, पर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा काम एस्टेब्लिश हो जाता है, क्लाइंट आना शुरू हो सकते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कंटेंट राइटिंग से बाकी चीजों में भी जा सकता हूँ। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में भी जा सकता हूँ, हो सकता है किसी बंदे को हायर करूँ जो ग्राफिक डिजाइनर है और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स भी प्रोवाइड करूँ, मैं फेसबुक एड्स है उसकी भी स्किल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ई-कॉमर्स है, ऑनलाइन सेलिंग है, वो मैं उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जिस मर्जी चीज में चाहें आप एक्सपैंड कर सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक वेबसाइट शुरू की और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने वेबसाइट को तकरीबन 5-6 करोड़ का बेचा, बल्कि 5 महीने में उन्होंने एक वेबसाइट को 1 करोड़ का बेचा। जॉब फ्रीलांसिंग से आप कैरियर बना सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कितना टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है आपको 1 महीने लगे, डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेशन, कितने यकीन और कितने कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। अगर आप ये बिलीव करें यार चलो मैं काम कर लेता हूँ, अगर चलेगा तो ठीक है, देखी जाएगी, वाला मैं जॉब करूंगा, तो आपका काम कभी नहीं चलेगा। आपको फुल डेडिकेशन देनी पड़ेगी, फुल डेडिकेशन, पूरी यकीन के साथ में काम हो सकता है। आपने ये नहीं कहना यार चलो देख लेता हूँ, अगर हो गया तो हो गया, बात देखी जाएगी। नहीं, इस माइंड सेट के साथ अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आप कामयाब। अगर आप इस माइंड सेट के साथ काम करेंगे यार दूसरे लोग इससे कमा रहे हैं, बाकी लोग भी ऑन कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने भी सर बिलाल को देखा था, मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, काफी मोटिवेट हुआ था, मैंने कहा नहीं कर चुका और मैंने फिर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी काफी कामयाबी हुई। तो आप लोग भी बाकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, अगर वो लोग कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ, बिलाल कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। पूरी यकीन के साथ आप करेंगे तो डेफिनेटली इससे आप पूरा कैरियर बना सकते हैं। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया। एक सवाल है कि कीवर्ड क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है या अपने पास से लिखना होता है, तो मैं इसका जवाब खुद दे दूं कि कभी क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है, कभी वो आप खुद ऑफर कर देते हो कि मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड भी आपको सर्च करके लगा दूंगा। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि बायर्स रिक्वेस्ट में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, मतलब बायर्स रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करें कि ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और ऑर्डर मिल जाए। जी, तो इसका देखिए तरीका ये होता है कि एक मिस्टेक जो आमतौर पे लोग करते हैं वो करते हैं कि एक ही बायर रिक्वेस्ट, एक ही फॉर्मेट उन्होंने अपने पास संभाल के रखा होता है और उसको कॉपी पेस्ट करके हर रिक्वेस्ट में भेज रहे होते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको कभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अगला बंदा है वो इतना तेज है कि उसको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो बाय रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या बंदे ने खुद लिखी है या फिर कॉपी पेस्ट करके दी है। तो कभी भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसका तरीका ये है कि आपने पहले पढ़ना है कि क्लाइंट मांग क्या रहा है और इस हिसाब से आपने उसको रिफ्रेज करना है। कुछ जो चीजें होती हैं वो ऑलमोस्ट हर बाय रिक्वेस्ट में सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप शुरू कर देंगे हेलो और हेलो डियर, बंदे के नाम तो शो नहीं होता, हेलो डियर लिख दिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो 2-3 लाइनें हैं वो सेम रहती हैं, मगर उसके अलावा जो मेन बॉडी होगी बाय रिक्वेस्ट की, उसमें आपने ये देखना है क्लाइंट क्या मांग रहा है और उसका आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। लेट्स सपोज क्लाइंट ये कहता है कि मुझे वेबसाइट का अबाउट अस पेज लिखना है,
आप फिर उसको ये बताएं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सुना वेबसाइट से लिंक अबाउट एक्सपीरियंस लिख चुका हूँ, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, आई विल प्रोवाइड यू एरर फ्री एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, एसईओ ऑप्टिमाइज अबाउट दिस पेज एंड सो ऑन। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है आप उसके साथ में बाय रिक्वेस्ट को भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसको जवाब जरूर आएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो उसमें जवाब नहीं आएगा। और क्लाइंट ने जो भी अपनी प्रॉब्लम लिखी है, जो भी काम सुनने का, उसको आप अपने वर्ड्स में लिखे। क्लाइंट कहता है यार मुझे एक आर्टिकल चाहिए 1000 वर्ड्स का, आप कहें 1000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए ऑन लेट्स सपोज कोरोना वायरस, तो आप उसे कहें आई कैन प्रोवाइड यू 1000 आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस। उसकी जो वर्ड्स है उसको रिपीट करें, कीवर्ड्स को रिपीट करके आगे अपनी बात को शुरू करें तो वो इंशाल्लाह जरूर आपको इसका रिस्पॉन्स आएगा। एक्सीलेंट। एक और सवाल है कि जिनके पास कीवर्ड ना हो या माइंड में काफ़ी कुछ हो, मतलब आर्टिकल लिखने से सवाल है कि माइंड में काफ़ी कुछ हो तो वो लेकिन इंग्लिश में एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए? सर इसी तरह रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कटती थी अगर माइंड में। सवाल ये है कि अगर आप किसी के जहन में बहुत कुछ हो बातें लेकिन वो इंग्लिश में एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो उन बातों को तो क्या करना चाहिए? देखिए अगेन डिपेंड ये होता है कि आप अगर इसी चीज से लड़के रहेंगे कि यार मुझे आता नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। शुरू में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स होंगी, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली तब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे। पहली जो बाय रिक्वेस्ट होगी, पहले 2-3-10, वो शायद आप इतनी अच्छी ना भेज सके, पर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बाय रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन डेली बेसिस भेजना शुरू करेंगे तो आपको आपको बाय रिक्वेस्ट भेजना आ जाएगी। आपको अपनी जो भी जहन में चीज है उसको किस तरह बोलना एक्सप्रेस करना है वो आ जाएगा। इसका सोल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस। आप बेशक जितने मर्जी लेक्चर में आप पूरा ही रोजगार, आप 2-3 दफा ही लेक्चर ले लें, 2-3 दफा ही रोजगार में आप बैठे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो शुरू में हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके जहन में जो चीज है आपको उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। इसका सोल्यूशन ये है कि जितना आपको आता है उतना आप लिख लें, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो इंशाल्लाह एक वक्त भी आएगा कि जो भी आपके जहन में आता है एग्जैक्टली 1-2 मिनट के अंदर अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि आपने कहीं ना कहीं से शुरू कर लें। एक्सीलेंट। अच्छा, एक और क्लाइंट है कि अगर गिग से बढ़कर जो है क्लाइंट डिमांड करता है, मतलब 1500 की बजाय वो 2000 वर्ड कह दे तो हमें एक्सक्यूज कर देना चाहिए या लिख देना चाहिए अगर वो पेमेंट इंक्रीज ना करे तो? तो शुरू में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको लिख दें, क्योंकि आप शुरू में आपको ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जरूरत है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आपको रिव्यूज की जरूरत है। तो 2000 उसमें कोई खास फर्क नहीं है, 500 वर्ड्स का फर्क है। आप उसे लिख देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि वो क्लाइंट हो सकता है आपका रिपीट क्लाइंट बन जाए। पहली बार में वो आपके काम से खुश हो और अगली बार हो सकता है वो आपको ज्यादा कोई बड़ा ऑर्डर दे दे। तो शुरू में आपने किसी भी क्लाइंट को रिजेक्ट नहीं करना, शुरू में आपने जो पैसे हैं उनकी एक्सेस नहीं करनी। जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है आप उसका काम कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपीरियंस बनेगा, पोर्टफोलियो बनेगा, आपके सारे रिव्यूज आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इस पोजीशन में होंगे कि आप क्लाइंट से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। आप एक पोजीशन में होंगे कि क्लाइंट अगर ज्यादा वोट मांग रहा है तो आप उसे एडिशनल पैसे चार्ज कर सके। इस वक्त चूंकि आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल बिल्कुल नया है, तो इसमें वक्त आप अगर पैसे मांगते भी हैं तो ज्यादा देंगे कि क्लाइंट आपको मिल देगा। रिकमेंडेशन हुई है कि आप कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में, इंशाल्लाह आगे जरूर आपको ये मौका मिलेगा कि आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकें। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सवाल है, मुझे जब ये सवाल आता है मुझे भी बड़ा दुख होता है, शायद आपको भी हो, कि क्या हम आर्टिकल स्पिनर्स यूज कर सकते हैं? देखिए ये तो अगर इस तरह होता तो हर बंदा बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, कोई अच्छी चीज उठाई और स्पिन करके आगे दे दिया, तो इस तरह का मगर होता तो बड़ी मजे की बात ही, मेरे लिए भी काम आसान हो जाता। तो देखिए ऐसा अगर आप करेंगे तो बेहतर है कि आप फ्रीलांसिंग ना ही करें, क्योंकि जो अगला बंदा है जिसको आप आर्टिकल लिख के दे रहे हैं वो अंग्रेज है, ठीक है, वो गोरा है, उसको हमसे 10 गुना ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। उसको उसको इजीली पता चल जाएगा कि आर्टिकल किसी इंसान ने लिखे हैं या फिर आप किसी टूल से आप लिख के दे रहे हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आप खुद लिखें, बेशक आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मगर आप जितनी भी बुरी इंग्लिश है आपकी जो आर्टिकल स्पिनर होते हैं उन पे बेहतर ही होगी, ये बिल्कुल गारंटेड है। तो ये कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, खुद आर्टिकल लिखें, प्रैक्टिस करें। आप स्पिनर अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है 1-2 क्लाइंट को काम पसंद आ जाए, 1-2 क्लाइंट को आप वो फिलहाल में कामयाब हो जाए।
तो लॉन्ग टर्म कभी भी आप स्किल की बेसिस पे कभी भी लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल ये है कि हम हब कैसे बना सकते हैं? मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि ऑर्डर्स हमारे पास आए और हम आगे डिलीवर कर दें दूसरों को, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? ये सवाल है। इसका तो एक तरीका ये है कि शुरू में तो आपको शुरू में चूँकि ऐसा जितने खास आर्टिकल्स आते नहीं, तो शुरू में आपको लिखना पड़ता है। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल किस तरह लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अच्छी इंग्लिश क्या है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा कि अगला बंदा आपने हायर किस तरह करना है, किस किस्म का आर्टिकल आपने उनसे लिखवाना है। आज एक अच्छा आर्टिकल क्या होता है, एक बुरा आर्टिकल क्या होता है, उससे आपको इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, आपको पता चल जाए कि आर्टिकल अगले बंदे ने जो लिखा है सही है, गलत है, आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि आप एक बुरे और अच्छे आर्टिकल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर हायरिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लोकल आप फेसबुक, मैंने जो अब तक हायरिंग की है जितने भी लोगों की, तो लोकल जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें जाके मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो मुझे विद इन 2-3 आवर्स ईमेल्स आ जाती हैं। और अगर आप मुझसे ग्रुप का पूछें तो ग्रुप का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग पाकिस्तान, ये फेसबुक पे ग्रुप है। मैं आपको जितने लोग कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनसे जरूर ये कहूँगा कि ये ग्रुप आप ज्वाइन करें। और मैंने खुद अपना जो फ्रीलांसिंग का करियर था, मैंने इधर से ही शुरू किया था। यहाँ से मुझे एक दो क्लाइंट्स मिले थे, उनसे उनके साथ मैंने काम किया, फिर मेरा एक पोर्टफोलियो बन गया। उस पोर्टफोलियो को मैंने फाइवर पे, अपवर्क पे जाके मैंने बेच दिया। तो कंटेंट राइटर्स का ग्रुप है, उसमें जाके आप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको काम करने के लिए भी हो जाएगा, और आपने अगर आउटसोर्स करना है तो वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको लोग भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आपका बजट अच्छा हो जाए तो आप इवन फाइवर पे भी हायर कर सकते हैं आपको। एक्सीलेंट। मेरा लास्ट आपसे सवाल है कि आपके घर वाले सबको कैसे देखते हैं? आपके पेरेंट्स, रिश्तेदार, उनका कज़न वालों का क्या कि ये इसकी कोई इसको अब कोई फंडिंग आ रही है यहूदियों से, बाहर के लोगों से, या इसको अच्छा काम लग गया, उनकी क्या परसेप्शन है फ्रीलांसिंग के हवाले से, आपके काम के हवाले से? ये बड़ा अच्छा, बड़ा ही एक तरह से अनफॉर्चुनेट प्रोसेस भी है, क्योंकि मुझे तकरीबन हो गए 7-8 महीने काम करते हुए, और अभी भी मेरे पेरेंट्स हैं कभी कभार में कहते हैं कोई इस तरह का काम कर, क्योंकि फ्रीलांसिंग से पहले तकरीबन 1.5 साल में जॉब करता रहा। तो मेरे पेरेंट्स का भी मैंने बीबीए किया था, और इस तरह से घर बनाई, उसी में ग्रेजुएट हो गया, तो पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि आप जॉब करें। तो मैंने तकरीबन 1.5 साल जॉब की, तो मैं फ्रीलांसिंग कर पा गया। पेरेंट्स की तरफ से तो रेजिस्टेंस आपको जरूरी मुश्किल होंगी, रिश्तेदारों की तरफ से मुश्किल होंगी, और आप देखें कि आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप इन मुश्किलों की वजह से आप फ्रीलांसिंग की जो लिक्विडिटी फील्ड है उसमें बहुत सारा पैसा है कि आप भी छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि जो भी मुश्किल आ रही है उनको आप फेस करें, और ओवर टाइम आप इतने वेल सेटल हो जाए कि फिर कोई भी बंदा आप पे कोई सवाल नहीं होगा। तो शुरू में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, पर उसका हल ये है कि आप अगर मेहनत से काम करते हैं, और एक आएगा इंशाल्लाह कि जब आप लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा लेंगे, जब आप इतने पैसे कमा के घर वाले को देंगे तो आपके घर वाले भी जरूर खुश होंगे, उनके लिए भी अच्छी फील है, इसमें पैसा है। शुरू में यकीन करना डेफिनेटली मुश्किल होता है घर वालों के लिए, वो कहते हैं और उस टाइप में कोई पैसा नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसमें इस्टेब्लिश हो गए, जब आप पैसा आना शुरू हो जाए तो आपके घर वाले भी इस पर यकीन कर लेंगे। तो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली होती है दुनिया में, जितने भी लोग कामयाब हुए तक, आप जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनकी अगर आप स्टोरी पढ़े, चाहे वो इसी जॉब है, चाहे वो इलॉन है, जितने लोग कामयाब है, उन्होंने हर किसी ने शुरू में प्रॉब्लम फेस की है। उनको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अगर आपने उनसे डरना भी है, उनको फेस करना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी भी आएगा। तो आपके घर वाले अगर आपके मतलब रिश्तेदार कहेंगे यार हमें भी सिखाओ क्या चीज़ है, क्या काम करें, मुझे भी बताओ किस तरह पैसे कमाने, किस तरह ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो मेहनत करते रहना, डरना नहीं है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा होती है। इंशाल्लाह जी। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम अपनी कहानी शेयर की और हमारे सवालों का भी जवाब दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपका इसी तरह काम चलता रहेगा और बेहतर रहेगा आपका एज़ ए करियर। मेरी दुआ भी आपके साथ है, सपोर्ट भी आपके साथ है। बाकी आपको जो भी इस तरह से मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपने जो उनको वैल्यूएबल बात की है, आई एम होपफुल कि उन तक भी ये वैल्यू पहुंची होगी और वो इंस्पायर हुए होंगे आपकी ही तरह एक सक्सेस स्टोरी बनने के लिए।
अगेन आपका बहुत शुक्रिया। हम अपनी क्लास को एंड करने जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर। आपकी बात करना जी जी चाहूंगा जरूर। बिफोर यू एंड, वो ये कि मैंने जब बेरोजगार शुरू किया था, मेरे भी रमजान में पढ़ाते थे, मेरे भी शुरू में ये था यार पता नहीं ये चीज सही है या नहीं। और जब रमजान ने बताया कि ये काम चल रहा है, जैसा बिलाल ने अपनी स्टोरी शेयर की, तो शुरू में डाउट होता है, पता नहीं हो सकता ये लकी है, इनकी किस्मत अच्छी है, ये कामयाब होगा या नहीं होगा। पर जितनी भी आपको स्ट्रैटेजीज बताई जा रही है, जितने भी सर हम आपको टिप्स बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली वो टिप्स हैं जो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम मैंने इनको अप्लाई किया और अलहमदुलिल्लाह मैं काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। वही स्ट्रैटेजी सर फिलहाल 100% कॉपी की और वो भी इंतजाम करें, ये बिल्कुल वर्किंग स्ट्रैटेजी है। अगर आपके जहन में कोई भी डाउट है कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, तो वो डाउट आप वहीं से निकाल दें, क्योंकि इससे काफी लोग पहले भी कामयाब हो चुके हैं। और अगर आप इसको बिल्कुल क्लियर माइंड से उनके इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी कामयाब होंगे। और अगर आप ये कहने मेरे लिए यार आपका पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली आप कामयाब नहीं होंगे। कोई परेशान होने की बात नहीं, बनने की बात नहीं। आप बिल्कुल जिस तरह से बता रहे हैं, आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो करें तो बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह इस फील्ड से करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मिसाल यही है कि ईमान रखें अल्लाह पे कि उसने रिस्क तो देना ही है, और अपनी कोशिश को जारी रखें। बहुत शुक्रिया जी बिलाल। फिर अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज। जी ये थे हमारे साथ बिलाल, और बिलाल ने जो अपनी स्टोरी शेयर की, जैसे कि आप लोगों ने सुनी, उस तरह से अच्छी आवाज़ नहीं आ सकी जिस तरह से मेरी आप लोगों तक जाती है, क्योंकि मैं एक पूरा वो माइक साइक का सेटअप बना के हम लोग यूज़ करते हैं ताकि आप तक आवाज़ सही से आए। मैंने उन्हें कॉल में लिया था ताकि उनकी तरफ से आ रही थी बार बार ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा कॉल पे लेके जो है वो हम इस तरह से डिस्कस कर लें। उम्मीद है कि समझ आई होगी, जिनको नहीं समझ आई वो बाद में दोबारा रिपीट करके देख लें। उन्होंने हमें अपना टाइम दिया बिलाल ने, और हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। उम्मीद है कि आप लोग भी इससे जो है इंस्पायर हुए होंगे, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि भाई काम चलता है, कमाई होती है, दुनिया भर ऐसी कर रही है। मैं अपना माशाल्लाह 9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन टीचर की ट्रेनर की सुनने के बाद थक जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम स्टूडेंट्स की लेके आते हैं तो हमारी उम्मीद यही होती है कि आप इनसे ये समझेंगे ये भी स्टूडेंट्स थे, और ये बैच 8 के ही हैं, इनको अभी 3 4 महीने हुए हैं बैच ख़त्म किए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि ये भी हमारे जैसे हैं, हमारी तरह यूनिवर्सिटी से पढ़ के फ्री हुए हैं और इसी तरह गुजर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग खुश रहेंगे और कोशिश करेंगे मज़ीद मज़ीद गिग्स बनाएंगे इस हवाले से, राइटिंग के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, जो जो आपको कैटेगरीज बताई सब के हवाले से, ताकि आप भी कमाना शुरू कर सकें और अपने जो वालिदैन की मेहनत है आपके ऊपर उसका कोई फल उन्हें ला कर दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और सबको दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।